रोड पे अगर थोड़ी भी ज़मीन है ना, 1 एकड़ है वो 5 एकड़ के बराबर है। फी एकड़ कितना खर्चा आपका अभी तक? ये तकरीबन ना 2 लाख से ऊपर हुआ है। अच्छा रेट तो मिले ना तो तकरीबन 10-12 लाख का हो जाता है। ये सर सवाबी में जाता है, पेशावर में जाता है, लाहौर में जाता है, इस्लामाबाद में जाता है। और इसका जो वहाँ पे रेट होता है जब इब्तदा होती है, यकीन करो ऐसे जैसे यूरोप में आप ख़रीद रहे हैं। हम इसको तकरीबन 15 साल 20 साल से ये इस्तेमाल हो रहा है और बहुत अच्छी फसल है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी इस साल कितने एकड़ आपने लगाए? अभी हमने 25 एकड़ लगाया। बिल्कुल ठीक है। और कौन कौन सी वैरायटीज़ आप लगाते हैं यहाँ पे? हम ना सबसे ज़्यादा गस्ता लगाते हैं बीज, और फाइटर तोरी लगाते हैं, ठीक। अनारकली तोरी वो लगाते हैं। तो अभी ये बताइए कि अभी जो आपने 25 एकड़ लगाए हैं तो फी एकड़ कितना खर्चा आपका अभी तक? ये तकरीबन ना 2 लाख से ऊपर हुआ है। ठेका पाकर ना तकरीबन 3 लाख हो जाता है। यानी 2 लाख पर एकड़? हाँ जी, पर एकड़ खर्चा है। तो ज़मीन तो आपकी अपनी है ये? हाँ जी, ज़मीन अपनी। बिल्कुल ठीक है। तो कितनी पिकिंग करते हैं आप? कौन सी पिकिंग चल रही है इसकी? जो पहला वजन होता है ना वो होता है तकरीबन किले से 400 मन होता है फी एकड़ से। ठीक। उससे बाद होता है वो कम पड़ता है 200-150, तकरीबन टोटल 700 मन 800 मन हो जाता है 1 एकड़ से? हाँ जी, 1 एकड़ से। तो 1 एकड़ से आप 3 दफ़ा तुड़ाई करते हैं? बिल्कुल 3 दफ़ा। पहली तुड़ाई अभी आपकी जारी है? हाँ जी, जा रही है। तो अभी कितने की ये गाड़ी आपकी सेल हो रही है? हमने ये 1300 में सेल किया है फी मन। ठीक है। हाँ जी। वो एक कितना आता है एक ट्रक में माल? ये 400 मन 450 मन 500 मन पड़ता है ठीक है। गाड़ी। और टोटल गाड़ी का क्या मालियत बन गई? तकरीबन 6 लाख का हो जाता है। 6 लाख। तो इसका मतलब 3 गाड़ियाँ निकल आती हैं 1 एकड़ से? कितनी गाड़ियाँ? 1 एकड़ से 1 गाड़ी निकलती है। ठीक है। 3 तड़ाइयों में? हाँ, 3 तड़ाइयों में 800 मन वजन बनता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा रेट आपको मिले तो फी किला मैक्सिमम कितने पैसे किसान को? ये अच्छा रेट तो मिले ना तो तकरीबन 10-12 लाख का हो जाता है 1 एकड़ हाँ का। जी। तो अभी आपकी ये जो गाड़ी लोड हो रही कहाँ पे जा रही है? ये मानसेरा जा रही है। तो और कहाँ कौन से मुल्क में आप बेचते हैं? ये हमसे पठान ले जाते हैं, वो मुख्तलिफ जगह पर ले जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। मतलब आप कौन कौन सी मंडियों में? हम तो खुद नहीं ले मंडियों जाते, में? हम खुद नहीं ले जाते, हम पठान को सेल। और इसका मतलब आप आड़तियों को सेल कर देते हैं? हाँ जी, आड़तियों को सेल। ये जो किसान है ना वो परेशान है, गंदम की फसल जो है इससे परेशान है। और इससे आगे जो मक्की हमने कटाई की है ना उससे हमने सब किसानों ने नुकसान खाया। और इसके बाद ये जो तरबूज चल रहा है, ये रेट जब ये चल रहा है ये बहुत अच्छा है। अगर 1300, 1200, 1000 भी रहे ना इसका रेट बहुत अच्छा है। अगर इससे कम होगा तो हमारा नुकसान होगा। इससे पहले 4-5 साल जो जिम्मेदार है ना वो तरबूज से नुकसान खाया उसने हर साल। तकरीबन इस साल माशाल्लाह ना रेट सही चल रहा है और इसकी एवरेज भी अच्छी आ जाए, मौसम अच्छा मिला है तरबूज को। मेरे साथ मौजूद है वाजिद फतियाना साहब। आप कब से तरबूज का बिजनेस कर रहे हैं? ये इसको तकरीबन 8-10 साल से ज़्यादा हो गया है। तो आपका जो तरबूज है कौन कौन से इलाकों में बेचते हैं? ये सर सवाबी में जाता है, पेशावर में जाता है, लाहौर में जाता है, इस्लामाबाद में जाता है। और इसका जो वहाँ पे रेट होता है जब इब्तदा होती है, यकीन करो ऐसे जैसे यूरोप में आप ख़रीद रहे हैं, बहुत अच्छा रेट होता है। उसका ये है कि आप टनल फार्मिंग करें और इसको एडवांस लेकर। दूसरे नंबर पे मार्केट का एक और आसान तरीका है, अफ़गानिस्तान से पठान आते हैं या पेशावर से आते हैं, ये मामू कांजन बेल्ट है हमारा, वहाँ पे 1 माह के लिए वो एडवांस 1 साल पहले एडवांस वो मकानात रेंट पे लेते हैं और वहाँ पे रहना। हमारा इधर तरबूज लोड हुआ है, उन्होंने उसको ख़रीदा है, वेट कराया है, पैसे पॉकेट में और वो लेकर चले जाते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो क्या रेट जो हमारा लोकल का रेट क्या है, एक्सपोर्ट का रेट क्या है? रेडी के हवाले से बात की जाए तो रेडी पे रेट भी अच्छा मिलता है और वो जो पीस लेते हैं वो अच्छे पीस लेते हैं जिसका रेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलता है। 4000 तक 1 मन जो है ना रेडी पे सेल होता है। हमारे जो छोटे किसान हैं, जो छोटे फार्मर हैं, जो ऑलमोस्ट सड़कों के ऊपर जिनकी ज़मीनें भी हैं लेकिन छोटी लैंड होल्डिंग है, जी, वो अगर तरबूज काश्त करते हैं, अगर वो छोटे अपने स्टॉल बाहर अपने फार्म के बाहर ऑन फार्म शॉप बना लेते हैं, तो उस टाइम में उसमें कितना फ़र्क है? फिर आप क्या सर मज़े हैं उसमें, क्योंकि आपका रोड पे अगर थोड़ी भी ज़मीन है ना, 1 एकड़ है वो 5 एकड़ के बराबर है अगर उसको आपका इस्तेमाल करना आता है। मेरे साथ मौजूद है साजिद इकबाल सिद्धू साहब जो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि तरबूज की टनल फार्मिंग कब मुतारफ़ हुई और पाकिस्तान के किसान किस तरह इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इसको फ्यूचर में कहाँ पे देख रहे हैं। इसमें दोनों शेप्स, गोल शेप वाला भी पाया जाता है और ये लंबूतरा जिसको सराई शेप में कहते हैं, ये भी यहाँ पे पाया जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा इंसान की इसको खाने की हिस्स बढ़ती गई, इसकी ख्वाहिश बढ़ती गई,
तो हर बंदे की ख्वाहिश थी कि इसको हम सर्दियों में या कम से कम अर्ली समर के अंदर भी खाने की कोशिश करें, जब जिसका अगेता फल आता था उतना ही उसका ज़्यादा अच्छा और बेहतर रेट मिलता था। तो इस ख्वाहिश के पेश नज़र जब टनल फार्मिंग पाकिस्तान में सब्जियों के लिए मुतारिफ़ की गई, ये कोई 1999-2000 की बात है, यानी कि आज से 24 साल पहले, तो उस वक़्त इसको भी, इस फसल को जिसको वाटरमेलन कहते हैं, इसको लो टनल्स के अंदर लगाने का एक्सपेरिमेंट बड़ा कामयाब रहा। इसको पहले इब्तदाई तौर पे मामू कांजन में और उसके गिरदनवा के इलाकों में यहाँ पे काश्त किया गया, और अभी ये सैकड़ों विलेजेस के अंदर, सैकड़ों इलाकों के अंदर, और ख़ास तौर पे जो दरियाई बेल्टें हैं वहाँ पे बड़ी कामयाबी से, जैसे कि मेलसी का इलाका है, जैसे कि अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ये किलियाँ वाले का मामू कांजन का इलाका है, यहाँ पे ये बहुत कामयाबी के साथ उगाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में, और अभी बल्कि हमने सिंध में भी एक बहुत बड़े रुझान देखा है कि वहाँ पे भी प्लास्टिक की टनल्स लगा के उसके अंदर अर्ली, जिसको हम अगेता बोलते हैं, वो इसके अंदर वाटरमेलन लगाया जा रहा है। तो फर्टिलाइज़र कब कौन सी कैसे देंगे? तरबूज जो है जी, ये एक ऐसी क्रॉप है कि जिसको पानी की कमी के साथ तो पाला जा सकता है, लेकिन ग़िज़ा की कमी के साथ आप इसका साइज़ बढ़ा नहीं ले सकते। तो जब तक हम इसको पोटाश की पूरी डोजेज़ नहीं देंगे, जब आपने इसको काश्त करना है तो काश्त करते हुए आपने बेसल डोज, यानी कि जिसको इब्तदाई डोज़ कहते हैं, जो कि ज़मीन की तैयारी के वक्त डाली जाती है, उस वक्त आपने इसको एक बैग पोटाश का, यानी कि 50 kg पोटाश वो डालनी है। फास्फोरस के लिए अगर तो आपकी ज़मीन बहुत मीठी है तो आप DAP डाल सकते हैं, और अगर ज़रा सी कड़वी ज़मीन है तो आप मोनो अमोनियम फास्फेट MAP वो इसमें डाल सकते हैं। उसकी मिकदार जो है वो भी 50 किलो होती है। नाइट्रोजन सोर्स के लिए आप शुरू में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया गवारा वगैरह खाद जो है वो इसमें डाल सकते हैं, और किसी भी किस्म की जो मुरक्कब फर्टिलाइज़र आ रहे हैं जैसे कि DAP के अंदर भी मौजूद होती है, तो वहाँ से भी आप नाइट्रोजन का एक बुनियादी सोर्स ले सकते हैं। इसका कलर कैसे बेहतर करना है, इसका साइज़ कैसे बड़ा करना है, और इसका जो है गुद्दे को फटने से बचाना कैसे, ये जरा इसके ऊपर बात करें। पहली चीज़ तो ये है कि ये फटता क्यों है। ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह है कि अगर आप गुब्बारा ऐसा ले लें कि जिसके अंदर फैलने की सलाहियत ना हो, हवा भरते रहें, तो वो फौरी तौर पे लचक ना होने की वजह से फट जाता है। ये भी गुब्बारे की तरह है, इसके इर्द गिर्द इसकी पूरी स्किन मौजूद है। अगर हम इसकी स्किन को नहीं बढ़ाएंगे और अंदर वाला मटेरियल भरता रहेगा, तो फिर क्या होगा कि ये बड़ी आसानी से क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि अंदर वाले मटेरियल का लोड बढ़ गया। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें एक तो इसके ऊपर बोरिक एसिड और बोरान का स्प्रे चाहिए। दूसरी चीज़ हमें इसमें जो बड़ी ज़रूरी चाहिए वो मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम 1 ग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है, तमाम अच्छे साइंटिफिक स्टोर से अवेलेबल हो जाता है। मोलिब्डेनम का 1 ग्राम का स्प्रे जो है उसके साथ तरबूज जो है उसको फटने से हम जो है बड़े आसानी से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई कि गुद्दे को बड़ा कैसे करना है। तो जितनी हम पोटाश की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही इसके अमाइनो एसिड और जितना सामान बना हुआ है वो सारे का सारा फल की तरफ मरकूज़ होता जाएगा।